आओ बच्चों, अपने हिंदी बोधशिला के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज बेटा हम लोग प्रारंभ करेंगे कि क अंग कैसे बनेगा, ट ड़ कैसे बनेगा, त न कैसे बनेगा, किस नियम के द्वारा बनेगा। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इसका नाम मैंने रखा है पंचमाक्षर नियम। क्या नाम रखा है? पंचमाक्षर नियम। पंचमाक्षर का मतलब क्या हुआ कि वर्ग के प्रथमाक्षर का अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तन। ठीक बच्चों, अब देखिए ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5 समझिए, यानी वर्ग के प्रथमाक्षर का वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसे होता है? यानी पहले का परिवर्तन पांचवें में। ये परिवर्तन कैसे होता है? तो उसके लिए हमने एक नियम का नाम संज्ञा दे दिया। हालांकि संज्ञा संस्कृत भाषा या संस्कृत व्याकरण में इस संज्ञा से ये संधि नहीं, आपको जानने के लिए कि पहला वर्ण पांचवां वर्ण कैसे बनेगा उसके संकेत मात्र के लिए मैंने इसका नाम दे दिया पंचमाक्षर नियम। जैसे तृतीयाक्षर नियम दिया था वैसे पंचमाक्षर नियम। अब ये पंचमाक्षर नियम क्या कह रहा है मित्रों? एक कह रहा प्रथमाक्षर प्लस म या न बराबर पंचमाक्षर, यानी संधि। संधि रूप बनाने के लिए यदि प्रथमाक्षर आएगा यानी क च ट त प के बाद यदि म या न आएगा तो क च ट त प क्या बन जाएगा? अंगयाणा नामा। अंगयाणा नामा ये बन जाएगा, अंगयाणा नामा। प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अब उसका हमने यहां पर संधि रूप भी दे दिया है। क्या कह रहा है कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर के बाद उत्तर पद के प्रथम वर्ण में म या न आए तो पूर्व पद का प्रथमाक्षर अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में बदल जाएगा। कब? जब म या न से मिलेगा तब। ठीक है, प्रथमाक्षर का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया? क च ट त प, जिसमें हम च और प को ब्रैकेट में डाल रहे हैं, प्लस म या न। यदि क च ट त प म या न से मिलेगा, यानी क यदि म से मिला तो क क्या बनेगा? अंग। यदि च म या न से मिलेगा तो क्या बनेगा? य। यदि ट म या न से मिलेगा तो क्या बनेगा? ये ण। और यदि त म या न से मिलेगा तो क्या बनेगा? ये न। प अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? म। यानी क च ट त प म या न से मिलेगा तो अंगयाणा नामा बन जाएगा। प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पर देखिए हमने इसको ब्रैकेट में क्यों डाला? क्योंकि इस संधि में जो प्रश्न बनते हैं या आपसे पूछे जाते हैं या वास्तविक जो संधि होती है वो क, ट और त की ही होती है, च और प की नहीं होती। लेकिन आपके सुविधा के लिए मैं इसका भी परिवर्तन करके आपको सिद्ध करूंगा कि नहीं, देखिए कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसलिए पंचमाक्षर नियम है। अब आते हैं मित्रों सीधे सीधे प्रश्न पर। हम जवाब देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को एक में मिलाते हैं और कैसे इनका परिवर्तन होता है। ये प्रथमाक्षर
प्लस मान बराबर पंचमाक्षर, ये संधि रूप है। अब यहाँ पर हम आपको संधि कराना शुरू कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पर वाक प्लस मय, क्या लिखा मैं? वाकमय। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आया? क। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आया? क। और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में म आए। उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है? म आए। तो प्रथमाक्षर पंचमाक्षर बन जाएगा, यानी क का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अंग में। इसमें हुआ। अब जब क अंगा बना तो अब यहां पर ये क्या बन जाएंगे? वांगमय। वाकमय क्या बन गया? वांगमय। देखिए क अंग में परिवर्तित हो गया। ठीक मित्रों, इसी तरह से वाक निपुण, ये तो म वाला हो गया। यहाँ क्या है? म और न दोनों है ना, म वाला हो गया। अब आइए एक न वाला भी देखते हैं। न वाला वाक प्लस निपुण। देखिए क प्रथमाक्षर, उसके बाद न आया, तो न के कारण यानी प्रथमाक्षर प्लस मकार बराबर पंचमाक्षर, तो ये प्रथमाक्षर पंचमाक्षर बन जाएगा, अंगा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे? वांग निपुण। वाक निपुण क्या हो जाएगा? वांग निपुण। इसी तरह से दिक नाग। दिक यहां देखिए, दिक प्लस नाग, मकार की स्थिति ना आ गया, क अंग बनेगा, ये क्या हो जाएगा? दिंग नाग। ठीक है, तो क का हमने लगभग 3 उदाहरण यहां पर बना दिया। क्लियर हो गया होगा। क अंग में कब बदलेगा? जब क माया न में मिलेगा। अब आते हैं, देखते हैं च को। च वाला संधि में नहीं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए च का भी हम परिवर्तन करेंगे। और देखिए च का परिवर्तन किस तरह से यो में होता है। जैसे हमने लिखा अच, अच प्लस मय, अच प्लस मय। अब यहां ध्यान से देखिए, च क्या है? पंचमाक्षर है, अरे प्रथमाक्षर है। अब च प्रथमाक्षर है, म से मिलेगा, तो संधि के नियम के अनुसार प्रथमाक्षर प्लस म बराबर पंचमाक्षर। तो अब च का पंचमाक्षर क्या है? यहां देखिए च का पंचमाक्षर य है, तो ये हो गया य। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये अंगमय, अंगमय। ठीक है मित्रों, इसी तरह से मुचनीय, मुच प्लस नीय, च प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर प्लस न बराबर पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर में क्या हो गया? ये य। पंचमाक्षर में बन गया य। ये क्या हो जाएगा? मुंगनीय, मुंगनीय, मुंगनीय। क्लियर? च का भी यहाँ में परिवर्तन। अब आइए देखिए ट का ड़ में परिवर्तन कैसे हो रहा है। लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, लिखते रहिए, क्योंकि इतनी जगह मेरे पास रहती है। बाकी आपके उसके लिए मैं इसको लिख करके परमानेंट रखता हूँ, ताकि कोई शक हो तो तुरंत आप अपने इस तीनों निगाह में रखिए, वहाँ पर पहुँच जाइए ताकि क्लियर हो जाए। अब आइए मित्रों,
अब हम लोग देखते हैं कि ट का अड़ा में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हमने यहां लिखा षट मास, तो देखिए क्या है, प्रथमाक्षर प्लस म बराबर पंचमाक्षर, यण हो जाएगा आधा, ये क्या हो जाएंगे षण मास, षणमास हुए। अब आइए देखिए षटमुख, षट प्लस मुख, यहां भी प्रथमाक्षर ट का म से मेल होगा तो प्रथमाक्षर ट अपने वर्ग का पंचमाक्षर ण बन जाएगा, ये क्या हो जाएंगे षण मुख। क्लियर मित्रों। अब आइए हम त को देखते हैं, लिख लीजिएगा इनको, दो दो उदाहरण अभी दे रहे क्योंकि इनका फिर विच्छेद भी देना है मुझे। ट का ण में परिवर्तन क्लियर। अब त क्या बनेगा न बनेगा, त क्या बना है न। जैसे हमने यहां लिखा जगत नाथ, अब देखिए त न से मिलेगा, प्रथमाक्षर म या न से मिलेगा तो पंचमाक्षर बनेगा, इनका पंचमाक्षर क्या है न, तो अभी क्या हो जाएंगे जगन्नाथ। इसी तरह से सत मार्ग, त म से मिला तो प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में जाएगा, क्या हो जाएगा ये सन मार्ग। ठीक मित्रों। चित्तमय, चित प्लस मय, तो म से मिला न बनेगा, क्या हो जाएगा यहां ये चिन्मय। ठीक है, तो का भी उदाहरण हम लोग देख लिए। अब आइए प को देखा जाए, प म कैसे बन रहा है, इनको भी क्लियर कर लो। हालांकि आपके संधि में नहीं है, आपको केवल सुविधा के लिए कि प्रथमाक्षर पंचमाक्षर में जाता है। हमने यहां लिखा सप प्लस मति, प क्या बना म बन गया, क्या हो गया ये सम्मति। इसी तरह से सपमान, क्या हो जाएगा ये सम्मान। तो हमने पांचों को देख लिया कि वर्ग का प्रथमाक्षर म या न से मिलने पर अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा संधि नियम है, प्रथमाक्षर प्लस म या न बराबर पंचमाक्षर, ये संधि है। अब आइए इसी को हम विच्छेद में देखते हैं कि अब इनका विच्छेद कैसे कैसे किया जाएगा। तो विच्छेद के लिए क्या बोल रहा है, ये विच्छेद नियम क्या बोल रहा है कि पंचमाक्षर यदि म या न में लगा हुआ दिख रहा हो तो उसको प्रथमाक्षर बना दो, क्या हो जाएगा विच्छेद हो जाएगा। यानी संधि के पद में, शब्द में, संध्याक्षर में यदि कोई पंचमाक्षर म या न में जुड़ा हुआ है तो उस पंचमाक्षर को प्रथमाक्षर बना देंगे, अपने आप संधि का विच्छेद हो जाएगा। जैसे हम पहला ही आपको दिए थे, क्या वांग्मय, ये संधि क्या थी वांग्मय। अब हमने यहां पर देखा कि पंचमाक्षर म से मिला हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। अब इस पंचमाक्षर को हम क्या कर देंगे प्रथमाक्षर, देखिए ये पंचमाक्षर है, अब इसका प्रथमाक्षर क्या है क, तो वांग को हम क कर दिए, वा आ गया अपनी जगह, अब मय अपनी जगह चला गया, वांग्मय क्या हो गया वाकमय।
किस सिद्धांत से इसी को तोड़े? क्योंकि हमने देखा कि पंचमाक्षर जो है वो म से जुड़ा हुआ है। अगर पंचमाक्षर म या न से जुड़ा हुआ है तो निश्चित है कि वो पंचमाक्षर नियम में आएगा, और जो पंचमाक्षर है उसको हम प्रथमाक्षर बना देंगे। ठीक, प्रथमाक्षर को म से जोड़ेंगे तो प्रथमाक्षर पंचमाक्षर बनेगा। और जुड़ जाने के बाद अगर विच्छेद करने को हमारे पास आ रहा है तो निश्चित है कि पंचमाक्षर म या न में जुड़ा दिखेगा। उस पंचमाक्षर यानी अंगनामा को अपने वर्ग का प्रथमाक्षर बना देंगे, विच्छेद हो जाएगा। प्रत्येक का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अब जैसे दूसरा हम आपको दे दें, दिङ्मण्डल। दिङ्मण्डल देखिए, दिङ्मण्डल साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पंचमाक्षर है वो म से जुड़ा हुआ है। अब इस पंचमाक्षर को हम प्रथमाक्षर बना देंगे और दिक अपनी जगह उतर गया, शेष बचा मंडल, ये आ गया यहाँ पर मंडल, टूट गया। इसी तरह से आइए सन्निधान, इसको तोड़ देता हूं, सन्निधान। अब देखिए मित्र, यहां पर आपको डबल न है, तो डबल न का मतलब हुआ कि एक पंचमाक्षर है और एक जो है वो संधि का म या न का मकार की स्थिति में बना रहा है। तो अगर ये पंचमाक्षर न या म में जुड़ेगा तो प्रथमाक्षर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस पंचमाक्षर का प्रथमाक्षर क्या है? न का प्रथमाक्षर त है, तो अभी क्या हो जाएगा? न को निकाल के त बना दीजिए, सत अपने जगह आ गया। अब क्या बचा आपका शेष? निधान। तो सन्निधान हो गया, विच्छेद हो गया। इसी तरह से आप पूरे के पूरे संधि पर अभ्यास करेंगे। संधि का हमने आपको नियम बता दिया मित्र कि यदि प्रथमाक्षर म या न से मिलेगा तो पंचमाक्षर बन के संधि रूप तैयार करेगा, और यदि हमको विच्छेद करना है तो विच्छेद करने पर हमको देखना पड़ेगा कि यदि पंचमाक्षर किसी न या म में मिला है तो उसको प्रथमाक्षर करके हम उसका विच्छेद रूप बना देंगे, उसका विच्छेद कर देंगे। तो संधि भी हो गया और विच्छेद भी हो गया। अब मित्र मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग ज़्यादा नहीं, क का 2, च का 2, च का तो छोड़ दीजिएगा, ट का, त का, ये 2 केवल संधि और विच्छेद आप कीजिएगा। उसमें कोई भी समस्या आएगी आप प्लीज़ हमें कॉल कर लीजिएगा, हम उपस्थित हैं 24 आवर्स आपके लिए। ठीक मित्रों, हम लोग एक संधि पार कर लिए, संधि का पंचमाक्षर नियम। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दूँ, जो कल वाली क्लास में हमारा चला था उसको आप देख लीजिए। यदि अंग वर्ण रूप में है तो क्या कहलाएगा? ये अनुनासिक। और जब यही अंग संधि में आधा बन जाता है तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ये भी ध्यान दे दीजिएगा। अनुनासिक और अनुसार में अंतर क्या है कि यदि नासिका ध्वनि के बाद में स्वर आ रहा है तो वो क्या होगा? अनुनासिक। और यदि नासिका ध्वनि में स्वर पहले और व्यंजन बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अब ये अनुस्वार 2 रूप में प्रयुक्त होते हैं, एक पंचमाक्षर के रूप में और एक बिंदी के रूप में, दोनों रूप होगा।
ये संस्कृत का नियम है। हिंदी में यही पंचमाक्षर का जो रूप आया था वो चंद्रबिंदु बन गया था। ये चंद्रबिंदु सिर्फ अ और आ के मात्रा पे लगेंगे, बाकी आप ऊपर लगा सकते हैं, यानी सिरो रेखा पर, जिस वर्ण के सिरो रेखा पर कोई मात्रिक चिन्ह होगा वहां पर चंद्रबिंदु नहीं लगती। जैसे एंकार, तो एंग में आप यहां देखेंगे तो इसके ऊपर ये बिंदी है, मात्रा है, इसलिए यहां पर ये वाला नहीं लगेगा। ठीक है मित्र। लेकिन ये जो अगर है ये यहां लगेगा क्योंकि इसके सिरो रेखा पर कोई मात्रा नहीं है। इसी तरह से गांव, चांद, कांच आदि शब्द हैं जिनके सिरो रेखा पर कोई मात्रा नहीं होगी, वहां पर ये इसको प्रयोग करेंगे, और जिसके सिरो रेखा पर मात्रा लग जाएगी वहां वो बिंदी के रूप में ही प्रयुक्त होगा। परंतु यह बिंदी केवल प्रयुक्त होगा कहाँ? यार अलावा शाह, बाकी में पंचमाक्षर लगेंगे, जैसे अभी आपने साहब टोटल लिखा था। ठीक मित्रों, तो ये अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार का मतलब स्वर सहित नासिका, और अनुनासिक का मतलब स्वर सहित नासिका वर्ण, और अनुस्वार का मतलब स्वर रहित नासिका वर्ण। शॉर्ट में आप इतना समझ लो, स्वर सहित नासिका वर्ण अनुनासिक या पंचमाक्षर कहे जाते हैं, और स्वर रहित नासिका वर्ण दो रूप में आएंगे, बिंदी और इसमें। तो चंद्रबिंदु का प्रयोग वहां होगा, उन वर्णों पर होगा जिसके सिरो रेखा पर कोई मात्रा नहीं होगी, और अगर सिरो रेखा पर मात्रा है तो चंद्रबिंदु के स्थान पर हम केवल बिंदी लगाएंगे। परंतु श, श, सा, यार अलावा ये जो 8 वर्ण हैं इनके ऊपर आप हमेशा बिंदु का ही प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। ठीक मित्रों, तो आज की क्लास यही मैं पूरा कर रहा हूं। आप लोगों से पुनः एक निवेदन करूँगा कि मेरे बच्चों, यदि आपको ये शिक्षण, ये चैनल या ये वीडियो अच्छी लग रही है, उपयोगी लग रही है, ऐसा महसूस हो रहा हो आपको कि नहीं ये एक उपयोगी विषय है, क्योंकि बेटा हम केवल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उठा करके हम चैप्टर क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये एक उपयोगी है और बहुआयामी हमारे लिए हो सकती है, लगभग सभी परीक्षाओं में उपयोगी है, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना प्लीज़ आप ये न भूलें। इसको आप अनवरत रखें, क्योंकि देखिए मैं ये बिजनेस के लिए नहीं चलाया हूँ, और नहीं अभी ये बिजनेस कर रही है, ये फ्री में दे रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। तो आप लोग सिर्फ हमको अपना उपस्थिति दर्ज कराओ कि हाँ जी आप जो पढ़ा रहे हैं हमें पसंद है, काम खत्म होगा। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ये मत भूलिएगा आप लोग। ओके, धन्यवाद बच्चों।